हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस पाठशाला। हम लोगों की यहाँ क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है और आज हमारा इसी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम तंतु से वस्त्र तक की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम कपड़े के इतिहास की स्टडी करेंगे कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में एक कहानी बताई गई है जिसमें पहेली और बूजो कपड़े की दुकान पर खूब सारे कपड़ों को देखकर कंफ्यूज हो गए। उन्हें वहाँ जाकर कपड़ों के टाइप के बारे में पता चला। पहेली और बूजो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई धनराशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। किंतु जब वे कपड़े की दुकान पर पहुंचे तो वहां वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर वो लोग उलझन में फंस गए। तब दुकानदार ने उन्हें समझाया, कुछ कपड़े तथा वस्त्र सूती है तो इनमें से कुछ जो है वो संश्लिष्ट या कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूजो कपड़े की इतनी सारी विभिन्नताएं देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली बूजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को भी देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की जो चादर होती है वो, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, यहाँ तक कि उनके बस्ते तथा बोरे भी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों से बने होते हैं। इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट के रूप में की गई। वस्त्रों में विभिन्नता, तो वस्त्रों में विविधता को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेलर की दुकान पे जाएंगे और वहाँ पर उसके पास जो कपड़ों की कतरन बची हुई है ना, उनको इकट्ठा करेंगे और उस कतरन को स्पर्श कर उसकी स्पर्श का अनुभव करेंगे, या फिर टेलर से पूछ के कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी तथा संश्लिष्ट के लेबल लगाएंगे। अब क्रियाकलाप 2 देखते हैं। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनेंगे जिस पर हम लोगों ने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि कोई ढीला तागा नहीं है तो पिन की अथवा सुई की सहायता से एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं और तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। अब हम लोग तंतु की स्टडी करेंगे। तो तंतु के लिए हम लोग देखेंगे कि सूती कपड़े से कोई तागा बाहर निकालेंगे, फिर इस तागे के टुकड़े को मेज़ पर रख देंगे और इसके एक सिरे को अंगूठे से दबा लेंगे। फिर जैसे दूसरे सिरा है तो उसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से उसको खरोंचते हैं। देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। ये जो पतली लड़ियाँ हैं वो अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें कि हम लोग तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित जो ऊन होता है से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी जो तंतु हैं वो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब ये जो प्राकृतिक तंतु हैं इनके 2 स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत में तो आ जाएगा रुई तथा जूट। तो रुई है वो हमें कपास के फूल से प्राप्त होती है और जूट या पटसन जो है वो हमें इसके तने से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम जो है हमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊँट के बालों से प्राप्त किया जाता है और रेशम है वो रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष पहले वस्त्र निर्माण के लिए केवल जो प्राकृतिक तंतु है उनका ही उपयोग होता था, किंतु आधुनिक समय में कई ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु न होकर संश्लिष्ट तंतु हैं। और संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। पादप तंतु, तो पादप तंतु में सबसे पहले रुई का एग्जाम्पल लेते हैं। रुई का जो उपयोग है वो तेल के लैंपों की बत्तियां बनाने, गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में किया जाता है। रुई लेंगे और उसे खींचकर पृथक करेंगे तो इसके किनारों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें छोटी पतली लड़ियाँ दिखाई देंगी जो कि कपास तंतु से बनी होती हैं। कपास को सामान्यतः वहाँ उगाया जाता है जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल जो है कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं।
पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतु से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। तो बिनोले जो है वो कपास के बीज होते हैं। इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग कपास ओटना बोलते हैं। कि कपास जो है कपास बोलों से हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है और एक कंकतन नाम का उपकरण होता है जो नीचे दिखाया हुआ है उसके द्वारा पृथक किया जाता है। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपास का चयन करके कपास को पृथक किया जाता है, तो कपास बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कपास ओटना कहेंगे। अब दूसरा पादप तंतु देखते हैं, जूट या पटसन। तो पटसन तंतु को हम लोग पटसन के पादप से ये तने से प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी कृषि जो है वर्षा ऋतु में की जाती है और प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आसाम में ये उगाया जाता है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं और जब इसकी कटाई कर लेते हैं तो इसके पादप के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर जो तने हैं वो गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से पृथक हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब सूती तागे की कताई। तो सूती तागे की कताई के लिए हम लोग क्रियाकलाप 4 करते हैं। हाथ में कुछ रुई पकड़ेंगे, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी को भर लेंगे और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचेंगे और रेसों को लगातार ऐंठते रहेंगे। रेसों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक बूंद से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं, तो ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। रेसों की कताई के लिए सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग तकली कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रेसों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कताई कहेंगे और कताई के लिए जो सरल युक्ति है हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटेन की मिलों में आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने तथा लोगों का हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों को पहनने के लिए प्रोत्साहित करने में करते थे। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से 2 प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई। वस्त्र तागों के 2 सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बुनाई या वीविंग कहते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि तागों के जो 2 सेट होते हैं उनको आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बुनाई या वीविंग कहेंगे। अब हम लोग क्रियाकलाप 5 को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भिन्न रंगों के 2 कागज़ की शीट ले लेंगे जिसकी लंबाई भी 30 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और अब इनको हम लोग वर्गाकार शीट में काट लेंगे। इन दोनों शीट को आधा मोड़ेंगे, फिर हम लोग जो ये शीट हैं इनके अंदर रेखाएं खींचेंगे। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काट लेंगे, फिर शीटों को मोड़कर इन्हें फैला लेंगे। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों चित्र में दिखाए अनुसार बुन लेंगे। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों से को बुनकर हम लोग वस्त्र बना लेते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में भी बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। देखो नीचे दिखाया हुआ है हाथ करघा, और इनमें ये हाथ करघा है हस्त प्रचालित भी होते हैं और इनमें विद्युत प्रचालित भी होते हैं। प्राचीन समय के अंदर हस्त प्रचालित जो करघे हैं उनको यूज किया जाता था और आजकल विद्युत प्रचालित का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की बुनाई, तो आपने देखा होगा कि स्वेटर कैसे बुने जाते हैं, तो इनकी बुनाई निटिंग के लिए एकल तागे का उपयोग किया जाता है। वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए एकल तागे का उपयोग किया जाता है। कभी आपने किसी फटे हुए मोजे से एक तागे को खींचकर देखा है? तो आप जब फटे हुए मोजे से तागे को खींचकर देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो एकल धागा है वो लगातार खींचा चला आता है तथा वस्त्र जो है वो उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की भी चीज़ें होती हैं जो ऐसी बुनाई द्वारा वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की जो बुनाई है हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण में किया जाता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास, तो प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए वृक्षों की छाल,
बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। फिर जैसे उन्होंने कृषि समुदाय में बसना प्रारंभ कर दिया तो लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीख लिया। लताओं, जंतुओं को ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर उन्होंने वस्त्र तैयार कर लिए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे और रुई का जो उत्पादन था वो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता था। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। पुराने दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, फिर भी वो लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे और उसके लिए कई विभिन्न प्रकार के ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आई हैं जो उस समय से लेकर आज तक चलती आ रही हैं। परंतु इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। प्रमुख शब्द है रुई, कपास तंतु से बनी पतली लड़ियाँ। वस्त्र बुनाई और बंधाई प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है। सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट प्रकार के होते हैं। तंतु का हम लोगों ने पढ़ा था कि तागे की पतली लड़ियाँ जो और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं तंतु कहलाते हैं। कताई, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया। बुनाई, तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। तागा रेशों से कताई द्वारा बनाया जाता है। सारांश, वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है, एक तो बुनाई और एक बंधाई। तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे नायलॉन और पॉलिएस्टर जो है वो संश्लिष्ट हैं। ऊन, रुई, रेशम और जैसे पटसन है ये प्राकृतिक तंतु में आ जाएंगे। सत्य असत्य का उल्लेख कीजिए। तो तंतुओं से तागा बनता है, सही है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, नहीं। कताई जो है तागा निर्माण की प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं। जूट पादप या पटसन पादप है उसके तने से प्राप्त होता है। रुई से बिनोले हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम ओटना कहते हैं, तो सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, तो सही है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं। रेशम हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो नहीं। पॉलिएस्टर जो है वो संश्लिष्ट तंतु है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कपास और जूट जो है वो पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन और जो रेशम है वो जांतव तंतु हैं। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से? तो रुई तो है हमें कपास के फूल से प्राप्त होती है और जूट जो है वो जूट के या पटसन का जो पौधा है उसके तने से प्राप्त होती है। फिर नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुएं, नारियल की रस्सी और पायदान। तंतु से तागा निर्माण करने की प्रक्रिया को हम लोग कताई कहते हैं। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर तंतु से वस्त्र तक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं न्यू चैप्टर 4 के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।